पहली खबर और बड़ी खबर लगातार आपको बता दें कि संसद में गतिरोध जारी है और आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को लेकर नारेबाजी शोर शराबे पर अड़ा है और ये सीधी तस्वीरें आपको हम लोकसभा के दिखा रहे हैं जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो, उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है सर। सदन में हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार की इस तरीके की रुख बदलना चाहिए। सदन में हम चर्चा चाहते हैं। नो कोविड 161 डॉक्टर आलोक सुमन आफ्टर क्वेश्चन वर्क प्लीज आलोक कुमार सुमन माननीय मंत्री जी। आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। दूसरा धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महिलाओं एवं बच्चियों के संरक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए जमीनी स्तर पर अनेकों प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके बिहार में और हमारे गोपालगंज जिले में भी उसकी लाभ मिल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि बिहार को प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 25.83 लाख एवं 2019-20 में 48.6 लाख एवं 2020-21 में शून्य सहायता दी गई। For future generations, parliamentary, that books will be there, so they can understand that also. And all these things will be part of the bulletin in the coming days. I only request all the members to see that the decency and dignity of the House is maintained in the House. That's my earnest appeal. There is a limit for patience, and we should not exhaust the patience of the House. Papers to be read. Papers read to be on the table. Nothing is going on record. After this, I will be. किया है। उसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम राष्ट्र भर में प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय में चलाए जाएंगे। महिला शक्ति केंद्र से उत्पन्न हुई जो चुनौतियां रही, उनका समाधान इस मिशन शक्ति के अंतर्गत हम करना चाहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से महोदय, मैं माननीय सांसद जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि बिहार में जिस कार्यक्रम का वो उल्लेख कर रहे हैं, उनमें से उत्तीर्ण कार्यक्रम है जीविका का एक पूरा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करते हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही में इस वक्त प्रहलाद जोशी बोल रहे हैं। इससे पहले हमने सुना था कि कैसे लगातार मांग की जा रही है पेगासस जासूसी मामले में जांच की जाए। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया, लेकिन इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने बधाई भी दी। ओलंपिक में बॉक्सिंग में लवलीना को बधाई देते हुए ओम बिरला दिखाई दिए, लेकिन इस बीच ये तमाम कार्रवाई लोकसभा की बाधित रही है विपक्ष के हंगामे के चलते। मंत्री जी, Sir, Honorable Speaker, sir, whether there are ongoing trials of scientific studies regarding the safety of Ayush 64 in cases of pregnant or lactating women, if so, details thereof. Whether the government has plans to introduce and promote Ayush 64 internationally through platforms. माननीय सदस्य गिरीश जी, नो, गलत, ऐसा नहीं कर। Platforms such as BRICS, cooperation in traditional medicines, if so, details thereof. Thank you. Speaker, sir. Honorable members, as whatever
question he has raised in his reply, I'd like to let him know that all being taken into the scientific studies and research, now this is confirmed that Ayush 64 is one of the most important medicine which can protect human life, and even during the COVID-19 pandemic, whatever experiment has been already conducted, it has been proved that it is beneficial for the human health. Thank you. यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक व्यंग्यात्मक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर का मजमून ये है कि लखनऊ में अगर किसानों ने घुसने की कोशिश की तो उनका बहुत बुरा हश्र होगा। तसल्ली बख्श तरीके से देखिए, एकदम सुकून से। पहली नजर में आपको ये पोस्टर विवादित लग सकता है, लेकिन आपके लगने से क्या बीजेपी को ये पोस्टर विवादित नहीं लगता? तो पहले पोस्टर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस पोस्टर में एक आदमी है जो प्रतीकात्मक तौर पर राकेश टिकैत जैसा दिख रहा है। प्रतीकात्मक राकेश टिकैत के एक हाथ में गदा है जिस पर किसान आंदोलन लिखा है। दूसरे हाथ में एक शख्स का बाल पकड़कर वो खींचते हुए जा रहे हैं। जिसे खींच रहे हैं उस पर दिल्ली लिखा है। ये दिल्ली शहर को खींचना है या दिल्ली शहर के मुखिया को, ये तो पोस्टर बनाने वाला जाने। बहरहाल प्रतीकात्मक राकेश टिकैत के सामने एक मूंछ वाला आदमी है। प्रतीकात्मक तौर पर उत्तर प्रदेश का कोई बाहुबली। प्रतीकात्मक बाहुबली प्रतीकात्मक राकेश टिकैत से अपनी व्यथा की कथा कहता है। सुना लखनऊ जा रहे तब कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। प्रतीकात्मक बाहुबली के कहने पर प्रतीकात्मक राकेश टिकैत जो सोचते हैं वो पोस्टर में ऊपर दिख रहा है कि भगवा वस्त्र वाला कोई आदमी इन्हें बाल पकड़कर बिल्कुल वैसे खींच रहा है जैसे ये दिल्ली को खींच रहे हैं। ये पोस्टर यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया है और लिखा है, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। तो पोस्टर से निकलिए और आइए हकीकत में। बीजेपी ने ये पोस्टर जारी करके एक तरह से बताने की कोशिश की है कि अगर राकेश टिकैत ने यूपी में घुसने का साहस दिखाया तो वो हश्र होगा जो पोस्टर में दिख रहा है। पोस्टर के जरिए ये भी कहने की कोशिश की गई है कि राकेश टिकैत ने दिल्ली के मुखिया को तो घसीट लिया, लेकिन यूपी में वो घसीटे जाएंगे। बीजेपी ने सिर्फ पोस्टर नहीं लगाया बल्कि इस बात को उन्होंने कहा भी। उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, अराजकता मचाने की कोशिश करेगा, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी सख्ती के साथ पेश आएगी। सीए और एनआरसी के आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने अराजकता मचाने की कोशिश की थी। आज उनका हश्र क्या है? उनके पोस्टर चौराहे चौराहे पर लग गए। संपत्तियों का जो नुकसान किया था वो वसूली की जा रही है। पोस्टर के समर्थन में बीजेपी प्रवक्ता का बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के इस मॉडल की पूरे देश में सराहना हो रही है। इस बात से सबक लेना चाहिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसका भी हश्र उसी तरह का होगा। उत्तर प्रदेश में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोस्टर सामने आया तो राकेश टिकैत भी अपने अंदाज में बोले, हर वक्त कर लेंगे उन पर तो फंड है इन चीज का, ट्वीट करने का ही तो फंड है इन पे, और वो बनाने का इनके पास में, प्रचार का बड़ा फंड इनके पास में है। तो ये करेंगे तो ये लेंगे, नाम लेंगे, तो इन्हें बना दो पोस्टर जो बना रहे, ठीक बना रहे। तो कहानी ये है कि चंद रोज पहले ही राकेश टिकैत लखनऊ गए थे। उन्होंने लखनऊ में ऐलान किया था कि दिल्ली के बाद अब किसानों का अगला पड़ाव लखनऊ होगा। मान सकते हैं कि टिकैत के बयान पर कार्टून के जरिए बीजेपी ने पलटवार किया है। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। मॉनसून सत्र में सियासी तूफान के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं। ममता बनर्जी ने कुछ और अहम मुलाकातें की है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से तैयार हुआ ब्लूप्रिंट क्या कहता है, देखिए इस रिपोर्ट में। नामुमकिन को मुमकिन करना, एक वाक्य में ममता बनर्जी की पहचान यही है। 2011 में अपने दम पर 34 साल का लाल दुर्ग ढहा दिया तो 2021 में मोदी शाह की जोड़ी को बंगाल में चारों खाने चित कर दिया।
अपने दम पर ममता बनर्जी ने सियासत में बड़ा मुकाम पाया है। आज ममता दिल्ली में है तो सबकी नजरें उन पर टिकी हुई है। आखिर ममता बनर्जी के दिमाग में क्या चल रहा है? ममता बनर्जी की राजनीति के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो क्या समझ में आता है? नंबर 1, विपक्ष को एकजुट करना। नंबर 2, 2024 में ऑल बनाम मोदी। नंबर 3, चेहरा बनना बड़ा मुद्दा नहीं। नंबर 4, बीजेपी को हर कीमत पर हराना। नंबर 5, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। ममता बनर्जी दिल्ली में राहुल की मौजूदगी में सोनिया गांधी से मिली, कांग्रेस के टॉप सीनियर लीडर से मिली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिली, डीएम के सांसद कनिमोझी से मिली, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मिली, तो नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। ममता की इन मुलाकातों को टाइमलाइन पर रखकर देखें तो सियासी तस्वीर आपको समझ में आ जाएगी। 2024 के लिए विपक्ष की सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने की सबसे बड़ी कोशिश कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि मोदी के युग में ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि एनडीए का हिस्सा रही पार्टी हो या फिर टीएमसी की धुर विरोधी, सभी ममता में उम्मीद देख रहे हैं। There is a need for opposition parties to come together and work together. जीएसटी की इतनी बड़ी समस्या है देश में कि स्टेट्स जो भिखारी बन के बैठी हुई हैं, तो ऐसे इश्यूज हैं जो रीजनल पार्टी सभी फील करती हैं कि हमें इकट्ठे होकर के इनको देश से अलग करना चाहिए, तभी जाके जो हमारा फेडरल सिस्टम है देश का बच पाए। सोनिया गांधी कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी, एमके स्टालिन डीएमके, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे शिवसेना, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव आरजेडी, सुखबीर सिंह बादल अकाली दल। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात का असर भी दिखा। बंगाल में ममता का विरोध करने वाले अधीर रंजन के सुर भी बदल गए। हर लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष जितने ताकतें हैं सबको लामबंद करके एकजुटता होते हुए बीजेपी के खिलाफ लड़ा जाते हैं, लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी विपक्षी एकता की नई धुरी बनी हुई है, तो वहीं बीजेपी इसे लेकर तंज कसती हुई नजर आई। अब देखो क्या है कि किसी को सपने देखने पे तो कोई टैक्स है नहीं, इसलिए ड्रीम विदाउट टैक्स इसी को कहते हैं। अब से देखने दीजिए सपने। 2024 अभी दूर है, लेकिन ममता बनर्जी के एक्शन ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा जरूर दी है। ममता बनर्जी की नजरें इस वक्त अर्जुन की आंख की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पर हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य इस वक्त है बीजेपी के खिलाफ सारे विरोधियों को एकजुट करना और लड़ाई के लिए तैयार करना, और इसके लिए वो किसी भी तरह की कुर्बानी, चाहे वो अपने बंगाल के छोटे हित हों, वो भी देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। पूरा हिमाचल लगातार बारिश से बेहाल है, पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं। सिरमौर से बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि सिरमौर में NH 707 पर कमरऊ के करीब आज सुबह भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी लाइव तस्वीरें वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से पहाड़ का ये हिस्सा दरक कर नीचे आ रहा है। इस लैंडस्लाइड में NH का एक बड़ा हिस्सा बह गया, पूरी की पूरी सड़क ही जमींदोज हो गई। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। यहां पर मौजूद जो लोग थे, उन्होंने अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में इस तस्वीर को कैद किया है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी है और वाकई दिल दहलाने वाली है, क्योंकि खास करके बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाएं हालांकि आम होती है, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती है तो रूह कांप जाती है। क्योंकि अंदाजा लगाइए कि इस समय जब ये घटना घट रही हो, वहां से अगर कोई गुजर रहा हो तो क्या उसकी स्थिति होगी। लेकिन गनीमत यह है कि इस घटना में कम से कम ये जो तस्वीर सामने आई है, इसमें किसी के जान माल की या किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीर वाकई रूह कपा देने वाली है। पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर नीचे आ गया, NH पूरी तरह से उसमें बह गया। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, देखिए ये अब आम घटना हो गई है, क्योंकि बरसात के मौसम में पहाड़ दरकना, मलबे का नीचे आना, लैंडस्लाइड होना, बादल फटना, लेकिन किस तरीके से वहां प्रशासन के इंतजाम है, इस पर गौर करना बेहद जरूरी है।
देखिए, ये जो बारिश का मौसम होता है, अक्सर इस मौसम में हिमाचल में इस तरह की जो है पहाड़ी इलाके से तस्वीरें आती रहती हैं। लेकिन अब की बार जिस तरीके से बारिश ज्यादा हुई है, तो जाहिर सी बात है मनाली से लेकर सिरमौर या फिर शिमला से लेकर सोलन जितने भी हाईवेज हैं बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। सारे हाईवेज टूटे हुए हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पांवटा साहिब सिलाई नेशनल हाईवे 707 की है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये लैंड स्लाइड हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया है। और ये सुबह 8 बजे की तस्वीरें हैं। इसके अलावा सोलन में तकरीबन 200 फीट जो है शिमला कालका हाईवे है, जो दिल्ली से शिमला और चंडीगढ़ से शिमला को जोड़ता है, वहां पर 200 फीट चौड़ी दरार आई है। और कल भी जो है इस रास्ते में भारी पेड़ गिर गया था और लैंडस्लाइड की वजह से, जिसमें ट्रैफिक तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर लगातार रुका रहा था, लंबी लाइनें लग गई थी। इसके अलावा जो शिमला और कालका का रेलवे ट्रैक है, हिमालयन क्वीन ट्रेन, जो कि शिमला से कालका आती है और यहाँ से पूरे नॉर्थ इंडिया को जोड़ती है, उस पर भी ट्रैक पर भी इसी तरीके से लैंडस्लाइड हो गई थी और 2 घंटे ट्रेन रुकी रही थी। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो पूरे हिमाचल के पहाड़ी इलाकों से जगह जगह से आ रही हैं। और हिमाचल सरकार ने, प्रशासन ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी हुई है। एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा स्पेशल गाइडलाइंस जो है टूरिस्ट के लिए जारी की गई है और टूरिस्टों को खासकर हिमाचल ना आने की सलाह देते हुए भी ये भी कहा गया है, जो हिमाचल के भी लोग हैं वो भी नदियों, नालों और पहाड़ों से बचकर रहें, खासकर उस जगह पर ना जाए जहां पर लैंडस्लाइड होने की संभावना है और नदियां। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आपको दिखा देते हैं असम और मिजोरम के बीच सीमाओं को लेकर तनातनी। वहाँ पे मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद अचानक से गोली फायर चलने लगा। किस तरफ से आया था फायर? फायर तो मिजोरम से है। अपने लोगों को आगाह किया है कि भाई आप मिजोरम अगर जा रहे हैं तो इस तरह का परिस्थिति है, उसको ध्यान में रख करके ही आप जाइए। मिजोरम के बीच आपको बता दें, सीमा पर तनातनी से पूरा देश परेशान है। 2 राज्यों की पुलिस के बीच फायरिंग की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आज तक वो पहला न्यूज चैनल है जो कि तनातनी के खतरे के बीच उस इलाके तक पहुंचने में कामयाब रहा है। सीमा पर हालात को देखते हुए असम सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। असम के लोगों को मिजोरम ना जाने की सलाह दी गई है। इस एडवाइजरी के बाद सीमा पर सख्त तलाशी अभियान चल रहा है। तनाव की ये तस्वीरें बेचैन करने वाली हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई। नहीं देखी गई एक देश की 2 पुलिस के बीच ऐसी हिंसा। एक मुल्क के 2 राज्यों के बीच ऐसा वैमनस्य और सीमा के अंदर सीमा का ऐसा बंटवारा। हम मिजोरम सीमा से लगभग 8 किलोमीटर आगे इस चेक पोस्ट पर हैं और यहाँ जो बंदोबस्त आप देख पा रहे हैं ये उसी आदेश के बाद हुआ है। जितनी भी गाड़ियां, यानी ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये असम से आने वाली हैं और ठीक मेरी दाईं तरफ ये जो रास्ता है वो मिजोरम से आता है। यानी मिजोरम से जो भी गाड़ियां अब असम में प्रवेश करेंगी उनकी यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। ये इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि असम सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है उन नागरिकों के लिए जो मिजोरम में रहते हैं और साथ ही उनके लिए जो असम से मिजोरम जाना चाहते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर आप मिजोरम की यात्रा कर रहे हैं तो सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कथित तौर पर जो मिजो छात्र संगठन है या मिजो दूसरे संगठन हैं उनकी ओर से आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं और ऐसे में नागरिकों के लिए खतरा हो सकता है। 4 दिन बाद भी असम और मिजोरम के सीमाई इलाकों में सन्नाटा पसरा है। जिंदगी खामोश है और हालात पूरी तरह सुरक्षा बलों के हवाले। सीआरपीएफ ने अमन की कमान संभाल ली है और पूरी कोशिश परिस्थितियों को पटरी पर लाने की हो रही है। सिचुएशन में बहुत सा इम्प्रूवमेंट है और
दोनों गवर्नमेंट से और होम मिनिस्ट्री से बातें चल रही हैं और सिचुएशन को जल्दी ही रिजोल्व कर दिया जाएगा। बॉर्डर पर अभी शांति है, अभी कोई किसी प्रकार का भी तनाव नहीं है बॉर्डर पर, और सीआरपीएफ जो है वहाँ पर डिप्लॉयड है और सीआरपीएफ जो है शांति बहाल करने के प्रयास में काम कर रही है। दोनों तरफ के विलेज वासी जो हैं अभी पीसफुल हैं और हमको किसी प्रकार काम के लिए अप्रोच नहीं किया है और अभी तक शांति बनी हुई है दोनों तरफ। अच्छी खबर ये है कि असम मिजोरम सीमा पर इन 4 दिनों में हिंसा पूरी तरह थमी है, लेकिन चिंता वाली खबर ये है कि रिश्तों को आग में झोंककर रोटियां सेकने वाली ताकतें अब भी बाज नहीं आ रही। असम सरकार की इस एडवाइजरी में दर्ज चेतावनियां होश उड़ाने वाली हैं। इनमें सीधे सीधे कहा गया है, मिजोरम की सिविल सोसाइटी, चंद छात्र और युवा संगठन असम के बारे में भड़काऊ बयान दे रहे हैं। असम पुलिस को मिले कुछ वीडियो बता रहे हैं कि कुछ सिविलियंस के पास ऑटोमेटिक हथियार मौजूद हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए मिजोरम न जाने की सलाह दी जाती है। काम के सिलसिले में मिजोरम में रहने वालों को सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे समय में मिजो सिविल सोसाइटी, मिजो स्टूडेंट्स यूनियन उत्तेजनामूलक स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसे समय में जब ये सारा घटना घटा और इस तरह के इंस्टिगेटिंग स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो हमने अपने लोगों को आगाह किया है कि भाई आप मिजोरम अगर जा रहे हैं तो इस तरह का परिस्थिति है, इसको ध्यान में रख करके ही आप जाइए। ये एडवाइजरी अपने आप में बड़ा सबूत है कि बॉर्डर के हालात कितने खतरनाक हैं। इस एडवाइजरी की वजह ना तो महामारी है, ना कोई प्राकृतिक आपदा। ये 2 राज्यों के बिगड़ चुके रिश्ते का परिणाम है और इसलिए परेशान करने वाले हैं कि ये दोनों राज्य पूर्वोत्तर के हैं, जो हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। देश के 2 राज्य आपस में यूं टकराने लगे तो सीमा पार बैठे दुश्मन देश चीन का मंसूबा तो यूं ही पूरा हो जाएगा। सिलचर से आशुतोष, आज तक के लिए। तो आखिर 26 जुलाई को असम के कछार जिले के उस इलाके में क्या हुआ, कैसे हालात बिगड़े, कैसे फायरिंग शुरू हुई? आपको बता दें, आज तक संवाददाता आशुतोष सिलचर अस्पताल पहुंचे और वहां पर घायल जवानों से उस दिन के बारे में बात की। देखिए पूरी रिपोर्ट। मजरुल हक भरभुइया के पिता के पास अब आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रहा। बेटे के तौर पर ऊपर वाले ने जो दौलत बख्शी थी, वो मुट्ठी भर नफरती जमात ने उनसे छीन ली। अब सिर्फ गम और तन्हाई है, जिसे ये बुजुर्ग पिता ताउम्र ढोते रहेंगे। मजरुल हक के घर असम सरकार के मंत्री, कुछ ओहदेदार अफसर आए। मुआवजे के तौर पर 50 लाख का चेक थमा गए, लेकिन कोई ऐसी रकम नहीं जो बेटे की जगह ले सके। 26 जुलाई को सीमा पर जो खून बहे, उनमें मजरुल हक का लहू भी था। मजरुल नहीं रहे, शहीद हो गए, लेकिन अपने पीछे एक गहरा सबक छोड़ गए। सबक ये कि दुश्मन सिर्फ सीमा पार ही नहीं बैठे, मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं। ऐसे ही दुश्मनों ने इन 2 जाबाज पुलिसकर्मियों को तकरीबन मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। ये जहरुल इस्लाम है। आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान 13 गोलियां लगने के बाद भी जिंदा रह सकता है। जहरुल इस्लाम उन बहादुर पुलिस वालों में से हैं जो उस समय उस सीमा पर, उस फ्लैश पॉइंट पर मौजूद थे, और 13 गोलियां, इनकी गोलियों के निशान इनके शरीर में आज भी हैं। और सिर्फ निशान ही नहीं, इनके शरीर में गोली भी अभी मौजूद है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ही इसका ऑपरेशन किया जाएगा। और ये है उनकी वो वर्दी में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, कानून व्यवस्था का पालन करते हुए और ये कोशिश करते हुए कि कहीं पर भी हिंसा ना बढ़े, लेकिन बावजूद इन पर ही गोली चली और गोलियों के निशान के साथ आज वो गोली लेकर यहाँ अस्पताल में लेटे हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर क्या कुछ हुआ होगा 26 तारीख को असम और मिजोरम की उस सीमा पर।
असम पुलिस की इस जवान की फौलादी हिम्मत वाकई काबिले तारीफ है। 13 गोलियां झेलना मामूली हौसले वालों की बात नहीं। इन जवानों के लिए गोलियों का सामना करना बड़ी चुनौती नहीं थी। इनकी मुश्किलें ये थी कि इन्हें अपनी ही मिट्टी और मुल्क वालों की गोलियों का जवाब देना पड़ रहा था। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने जब एक और जवान गोपीकांत से 26 जुलाई के वाकये के बारे में पूछा तो उनकी बरबस पीड़ा सामने आ गई। और हम इसमें सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हैं। जिन पुलिस वालों को चोट लगी, गंभीर चोट लगी, गोलियां लगी, उन्हें यहाँ इलाज के लिए लाया गया था। क्या नाम है आपका? गोपीकांत सिन्हा। जी, गोपीकांत सिन्हा। आपको याद है उस दिन क्या हुआ था जब आप वहाँ पर पहुँचे थे? आपको भी गोली लगी थी पैर में? हाँ, लगे थे। कितने देर में वहाँ से यहाँ पहुँचे फिर आप लोग अस्पताल? तो वहाँ से तकरीबन 1 घंटा लगे। आप कितने लोग गए थे वहाँ पर बॉर्डर पे? बॉर्डर पे तो हम लोग तकरीबन 40-45 ऐसा। 45 पुलिस वाले? हाँ। एसपी साहब भी थे आगे? और वो लोग पहले थे, हम लोग बाद में गए। अच्छा, आप क्या है, कांस्टेबल हैं आप? हाँ। तो आप बता पाएंगे उस दिन हुआ क्या था? कैसे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि गोली चलने लगी? इतना वायलेंट कैसे हो गया सब कुछ? एक्चुअली वहाँ पे तो पब्लिक का थोड़ा ज़्यादा गैदरिंग था, मिजोरम पब्लिक का, तो हाथापाई थोड़ा हो रही थी उधर से, मतलब चल रहा था वो सब। वो लोग हाउलिंग कर रहे थे तो हम लोग जाकर उन लोग को बोला कि आप लोग इधर हाउलिंग मत कीजिए, आप लोग चले जाए। ऐसा करते करते हालत बिगड़ रहा है। वो लोग पत्थर मारने लगे, गाड़ी टूट गया, ऐसा करते रहे। बाद में हम लोग का सार लोग बोले हम लोग तो उसको फायरिंग तो कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बैक हो गए हम लोग। उसके बाद हम लोग आ गए, वो लोग वहाँ से पत्थर मार रहे थे, हम लोग वहाँ पे बैठे थे। अचानक वहाँ पे मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद अचानक से गोली फायर चलने लगा। किस तरफ से आया था फायर? फायर तो मिजोरम से है। 26 जुलाई को असम मिजोरम का लैलापुर इलाका जिस तरह लहूलुहान हुआ वो खबरदार करने वाला है। ये साफ हो गया है कि अमन का प्रहार सीमा पार से ही नहीं, मुल्क के अंदर से भी हो सकता है। ये तनाव नया नहीं, बॉर्डर पर ये टक्कर पहले भी हो चुकी है। सवाल है कि हम संभले क्यों नहीं? गृह मंत्री अमित शाह तनातनी सुलझाने में लगे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द 2 राज्यों की इस सीमा पर सब कुछ सामान्य हो जाए। सिलचर से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।